नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में इस समय 3 चेहरे काफ़ी चर्चित बने हुए हैं और उन्हीं 3 चेहरों पर आज मैंने एक ये संयुक्त रूप से आपके लिए एक बेहतरीन स्टोरी तैयार की है। पिछले 6 महीनों से जेल में बंद नरेश मीणा, जयकृष्ण पटेल जो भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो की गिरफ्त में हैं, और कंवरलाल मीणा जिन्हें हाईकोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई है एसडीएम पर पिस्तौल तानने के आरोप में। करीब 20 साल पहले का ये मामला था। जयकृष्ण पटेल और कंवरलाल मीणा, क्या इन दोनों वर्तमान में विधायक हैं? क्या इन दोनों की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है या नहीं हो सकती है? इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले, हालांकि कंवरलाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा था, तो उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और 4 सप्ताह के बाद में इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तब तक एक तरीके से राहत मिल गई है कंवरलाल मीणा को। लेकिन इससे पहले हम नरेश मीणा को लेकर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि नरेश मीणा को भी अब ऐसा लगने लगा है कि उनके पिता यानी कल्याण सिंह और आंदोलनकारियों ने कुछ महीने पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत की थी, समझौता किया था, उस समय माना जा रहा था कि दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया है। और इस समझौतों को लेकर कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल भी सवाल खड़े कर रहे थे। उनके दिल में भी कहीं ना कहीं नाराज़गी थी जिस तरह से समझौता किया गया मुख्यमंत्री से, और समझौते पर जिस तरह से अब तक अमल नहीं हो पाया। तो प्रहलाद गुंजल कह भी चुके हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना वादा भूल गए हैं, उन्हें अपने वादे पर अमल रहना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे शहीद स्मारक पर। यानी प्रहलाद गुंजल शुरू से ही इस मामले पर जो समझौता किया था नरेश मीणा के पिता ने, उस पर थोड़ा ऐतराज़ जता रहे थे, नाराज़गी वो जता रहे थे। लेकिन अब नरेश मीणा की भी कल जिस तरह से टोंक SC/ST कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच में उन्हें पेशी में लाया गया, कल उनकी सुनवाई थी। हालांकि जज महोदय ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, इसलिए मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। 2 मामलों पर सुनवाई होने वाली थी जो नगरकोट थाने में दर्ज हुए थे, 166/2024, 167/2024। इन दोनों मामलों में 166 की, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें तो एक तरीके से चार्ज बहस पूरी हो चुकी थी, कल फैसला आने वाला था, और 167 पर अभी चार्ज बहस होना बाकी है। लेकिन आपको पता है कि इससे पहले वाली पेशी में जिस तरह से जज महोदय का ट्रांसफ़र हो गया था, अब यहाँ पर नई पोस्टिंग हो रही है जज महोदय की, उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसलिए जब जज महोदय ही कल सीट पर नहीं थे तो फिर सुनवाई कौन करता? अब इस पूरे मामले की 9 मई को सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से नरेश मीणा के साथ मीडिया ने जो बातचीत की, उसमें हालांकि नरेश मीणा पूरी तरह से तरोताज़ा दिख रहे थे और बिल्कुल हीरो स्टाइल में दिख रहे थे। ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें कहीं जेल में किसी भी तरह की परेशानी हो। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मीडिया से बातचीत के दौरान कि टोंक जेल में हथियार हैं, उनकी जान को खतरा भी है। लेकिन उन्होंने कल सबसे बड़ी बात ये कही है कि कहीं ना कहीं वो भी जिस तरह से उनके पिता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से समझौता किया था, तो उसकी नाराज़गी कहीं ना कहीं अब प्रहलाद गुंजल के बाद में नरेश मीणा के दिल में भी आ गई है। उनका भी ये कहना है कि इस तरह से समझौता नहीं करना चाहिए था। और साथ में नरेश मीणा ने कल ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने 23 मार्च से पहले एक तरीके से उन्हें रिहा करने की बात कही थी। तो ये सारी नाराज़गी नरेश मीणा के दिल में है। अब ऐसा लगता है कि अब 9 मई को जिस तरह से, हालांकि जो उनकी जमानत का मामला है तो उनके वकीलों का कहना है कि हमने तो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई हुई है। लेकिन इससे पहले अगर कोर्ट में जब इस तरह के मामलों की सुनवाई होती है, तो सरकार की ओर से, जो AAG की ओर से अगर ये कह दिया जाता है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में एक तरीके से आंदोलनकारियों से समझौता कर लिया है, और कहीं ना कहीं इस तरह का कोई वक्तव्य सरकार की ओर से, उन वकीलों की ओर से दे दिया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो इस तरह के मामले हैं वो अपने आप ही एक तरीके से इन मामलों का निपटारा कोर्ट में हो जाता है। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, और इसीलिए प्रहलाद गुंजल कहते हैं कि अगर अब ज़्यादा लंबा खींचा गया ये मामला, क्योंकि इस तरह के मामलों में करीब 9 महीने नरेश मीणा को जेल में हो चुके हैं, और इस तरह के मामलों में अब तक किसी भी राजनेता को, अगर इस तरह के मामलों में अब तक कोई भी राजनेता 6 महीने की सज़ा, 6 महीने तक जेल में नहीं रहा है, आखिर नरेश मीणा को इतना लंबे समय तक जेल में क्यों रखा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है। इसलिए अब
नरेश मीणा के जो समर्थक थे, जो पहले आंदोलन की तैयारी कर रहे थे समझौता होने से पहले, तो अब ऐसा लगता है, कहा जा रहा है कि 15 मई के बाद में फिर इस तरह ऐसे हम आंदोलन कर सकते हैं, 15 मई को भी हम बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। तो अगर इस तरह के हालात बनते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले से ही शहीद स्मारक पर धरना दिए हैं अपनी मांगों को लेकर, जैसे उनकी मांगे हैं एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कीजिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन कीजिए। इन तमाम बातों को लेकर पिछले 5-6 दिन से जिस तरह से जयपुर की सड़कों पर वो बाकायदा जुलूस निकाल रहे हैं, शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। ये तमाम तरह के जो वाक़ये जयपुर की सड़कों पर बने हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशांति का माहौल तो जयपुर में ज़रूर बना हुआ है। हालांकि पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है। पुलिस, आपको पता है कि बिजू जॉर्ज जोसेफ एक कड़क और आईपीएस और ईमानदार छवि के वो आईपीएस माने जाते हैं, और अपनी कार्यशैली को लेकर वो पूरे हिंदुस्तान भर में विख्यात हैं, और इस तरह के मामलों को वो बहुत ही शानदार तरीके से हैंडल भी करते हैं। इसलिए अब तक तो पुलिस का जो अगर कहा जाए तो एक जयपुर पुलिस की कमान एक बेहतर आईपीएस के हाथों में है। लेकिन फिर भी जिस तरह से अगर प्रहलाद गुंजल भी अगर शहीद स्मारक का धरना देते हैं, तो ये जो मामले, इस तरह के मामले बनते हैं, वो कहीं जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ज़रूर बन सकते हैं आने वाले दिनों में। खैर, अब 9 मई को सुनवाई होगी या नहीं होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्या 9 मई से पहले जज महोदय वहाँ पर जिनकी यहाँ पर पोस्टिंग की गई है वो कार्यभार ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। ये सारी चीज़ें तो 9 मई को क्लियर होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं अब नरेश मीणा को भी लगने लगा है कि उनके पिता ने जो समझौता किया था वो ठीक नहीं किया था। अब आगे क्या स्थितियां बनती है वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों, जय कृष्ण पटेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया है। देखिए, अब यहाँ भी राजनीति आ गई है। आप खुद राजस्थान विधानसभा में क्वेश्चन लगाते हो, क्वेश्चन लगाने के बाद में आप खुद फ़ोन करते हो परिवादी को, 10 करोड़ रुपए की डिमांड करते हो, और नहीं देने पर 10 करोड़ रुपए सरकार आपको पेनल्टी कर देगी। बाद में 2.5 करोड़ रुपए में आप मामला सौदा तय होता है। फिर 1 लाख रुपए आप बांसवाड़ा में ले लेते हो एंटी करप्शन ब्यूरो की मौजूदगी में। यानी जैसे आप सबको पता है कि परिवादी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत कर दी थी, और फिर एंटी करप्शन ब्यूरो अपने हिसाब से ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देता है। तो सारी कार्रवाई, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली सारी बातें, जिस तरह से रवि प्रकाश ने, जो एसीबी के डीजी हैं, उन्होंने कहा है कि उनके पास में पूरे तमाम तरह के पुख्ता सबूत है। फिर आप अपने आवास पर बाकायदा 20 लाख रुपए लेकर परिवादी पहुंचता है, आप पैसे भी लेते हो, और पैसों पर जो केमिकल लगा हुआ था वो भी, उसके निशान भी नोटों पर मिल जाते हैं। नोटों की गड्डियों पर जो निशान थे वो सारी चीज़ें रवि प्रकाश ने क्लियर की है। यानी और फिर वो पैसे जो आपके पिए हैं रोहित, वो अपने मामा जसवंत को देते हैं, जसवंत अपने परिचित जो रिश्तेदार है जगराम को देता है, फिर वहाँ से पैसे बरामद भी कर लिए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें दिख रही है बिल्कुल ओपन है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको फंसाया या किसी राजनेता ने आपको फंसाया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई को पर आप उंगली नहीं उठा सकते। आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की थी शुरू से ही, और उसी मिस्टेक का खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर हो सकती है कि आप बागीदोरा से कॉन्टैक्ट है, आप बागीदोरा से विधायक है, लेकिन आपने करौली ज़िले की खान का मामला उठाया इंडिविजुअल। हालांकि मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ रहा था, उसमें आपने जब उनका इंटरव्यू पत्रकार ने लिया तो आपने कहा था कि हमारी पार्टी का हम विस्तार चाहते हैं, हम पूरे राजस्थान भर में विस्तार करना चाहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने करौली ज़िले की खान का मामला उठाया। अब आप देखिए, इसमें डायरेक्ट पब्लिक टच कहाँ से आ रहा है। आपने एक खान मालिक का, एक इंडिविजुअल खान मालिक का मामला आपने उठाया, यानी आप एक इंडिविजुअल खान मालिक को ही चोट पहुंचाना चाहते थे। आप वहाँ की पब्लिक के मुद्दे आपने नहीं उठाए इस क्वेश्चन में, कि पब्लिक, वहाँ की पब्लिक को आपके इस क्वेश्चन से कुछ फ़ायदा मिले, इस तरह का कोई नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आप ये कहकर नहीं बच सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको फंसाया। आपको ये ज़रूर हो सकता है कि किसी ने आपको ज्ञान दिया, शुरू में किसी ने आपको ज्ञान दिया कि पहली बार विधायक बने हो, मोटे पैसे कमा लो और मज़े करो, और आप शायद उस ज्ञान देने वाले की रणनीति को नहीं समझ पाए। हालांकि वो जो जिसने आपको ज्ञान दिया उसके मन में कोई खोट होगा,
वो उसने कोई साजिश रची होगी आपके लिए, उस साजिश को आप समझ नहीं पाए। और शायद इस खेल में यही हुआ है कि जिस किसी ने भी आपको ज्ञान दिया है वो ज्ञान आप पर भारी पड़ गया, उसकी साजिश को आप नहीं समझ पाए, आप पैसों के लालच में आ गए। खैर आगे वो कहते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो में जब पूछताछ होगी तब मैं इस पूरे मामले का खुलासा करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगाना, फिर परिवादी को आप शुरू में आपका कॉल करना और फिर ये कहना कि 10 करोड़ रुपए पेनल्टी लग जाएगी, फिर 2.5 करोड़ में सौदा फिक्स करना, फिर ये सारे ट्रैप की कार्रवाई हुई है आपके आवास पर, ये सारी चीज़ें होना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में लालच ज़रूर था। अब आगे क्या इसमें निकल कर आएगा वो भी एक देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से वासुदेव देवनानी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अभी उनकी विधायकी नहीं, अगर उनकी विधायकी की जो उनकी विधानसभा की सदस्यता है वो अभी रद्द नहीं की जा सकती। अगर ऐसा अगर करते हैं तो एक तरीके से ये संविधान के अनुरूप नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर जिस तरह से घनश्याम तिवारी ने भी कहा है और संविधान के और कानून के जानकार लोग भी कहते हैं, जो विधानसभा की कार्रवाई को भी जो जानते हैं, कि इस तरह के मामलों में विधानसभा की एक कमेटी होती है, अगर वो इस तरह का कोई निर्णय ले लेती है तो विधायक को अयोग्य करार देकर उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ये ज़रूर हो सकता है। हालांकि जैसे वासुदेव देवनानी ने कहा है कि कोर्ट फैसला देगा, उसके बाद में हम जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून के तहत उनकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो पावर होता है विधानसभा अध्यक्ष के पास में, वो विधानसभा की एक कमेटी होती है, उसकी राय के आधार पर इस तरह से उनकी सदस्यता को रद्द ज़रूर कर सकती है। जिस तरह से लोकसभा में हमने देखा कि इसी तरह का एक मामला था, टीएमसी सांसद की जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई थी। तो ये इस मामले में ऐसा हो सकता है अगर वासुदेव देवनानी कुछ हौसला दिखाए तो। वैसे अब आगे क्या इसमें निकल कर आता है वो भी एक देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल तो जिस तरह से वासुदेव देवनानी का बयान आया है, जो स्पीकर हैं, कि अभी इनकी सदस्यता को रद्द करना संविधान के अनुरूप नहीं होगा, तो फिलहाल तो उनकी सदस्यता अभी बच गई है। देखिए दोस्तों, अब कंवरलाल मीणा का जो मामला है, कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत ले ली है। और मैं शुरू से ही मुझे ऐसा अंदेशा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि देखिए अभी 3 दिन पहले उनके बारे में जिस तरह से हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, अगर इस मामले में अगर राजस्थान विधानसभा की जो प्रशासकीय जो विभाग है, और अगर हम ये कहें कि अगर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अगर इस मामले में कार्रवाई कर सकते थे, संज्ञान के माध्यम से कंवरलाल की सदस्यता को वो रद्द कर सकते थे, क्योंकि इस तरह के मामलों में जिस तरह से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता तो 24 घंटे में रद्द कर दी गई थी, संसद की सदस्यता। तो इस मामले में अगर वो चाहते तो आजकल तो जो आदेश की, जो हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी आजकल तो ऑनलाइन मिल जाती है, अगर वो चाहते तो ऑनलाइन निकाल के और हाथों हाथ कंवरलाल जो विधायक हैं अंता से मीणा, उनकी सदस्यता रद्द हो सकती थी। लेकिन कंवरलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब जिस तरह से उनकी विधायक की जो सरेंडर करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा था ट्रायल कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। थोड़ा अच्छा समय मिल गया था उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने का, और फिर वैसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल जो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने पर रोक लगा दी है कंवरलाल मीणा के। तो फिलहाल तो 4 सप्ताह तक तो उनकी विधायकी बच गई है। अब जब आप सबको पता है कि एडीजे अकलेरा और हाई कोर्ट में जब ये मामला चला तो 20 साल लग गए, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो अब वहाँ कितना समय लगेगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि कंवरलाल मीणा की जो विधायकी भी फ़िलहाल तो 4 सप्ताह के लिए तो बच गई है, और आगे भी ये मामला कितना आगे चलेगा अभी कोई पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। फ़िलहाल कंवरलाल मीणा सुरक्षित, उनकी विधायकी बच गई है। इधर से जयकृष्ण पटेल, अब ये मामला एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करेगी, फिर एसीबी कोर्ट में चालान पेश होगा, मामला कोर्ट में चलेगा, कितना लंबा चलेगा, फिर बाद में कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तो इन दोनों विधायकों की सदस्यता अभी बच गई है। नमस्कार दोस्तों।